नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हरिद्वार पहुंचे। उनके साथ हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी वहां पर मौजूद रहे। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने निर्मल अखाड़े की तरफ से बनाए गए निर्मल चिकित्सालय का लोकार्पण किया। मानव सेवा माधव सेवा के प्रारंभ से ही अपने यहाँ बचपन से संस्कार के रूप में सिखाया, समझाया, बढ़ाया गया। देखिए, निर्मल अखाड़ा की तरफ से जो हमारा ये बहुत ही प्रसिद्ध एक जगह है जहाँ पर पहले कोविड पे बहुत बड़ा काम यहाँ पे जनता के लिए हुआ। और निर्मल अखाड़ा की परंपरा के अनुसार जैसे अनेकों स्थानों पे इनके द्वारा चिकित्सालय, विद्यालय सब कुछ ये लोग चलाते हैं, उसी श्रृंखला में आज इन्होंने इस कनखल में जितना एक भव्य चिकित्सालय की एक आज लोकार्पण करने का काम किया। मैं इसके लिए निर्मल अखाड़ा को बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ। निर्मल अखाड़ा लगातार ऐसे निर्माणिक क्षेत्र में काम करता रहा है और आज एक अच्छा जनहित का काम यहाँ चिकित्सालय प्रारंभ हुआ है। आपको तो मालूम ही है कि हरिद्वार पूरे विश्व की आस्था की राजधानी है और यहाँ जितनी कुल आबादी होती है उससे कई गुना ज़्यादा देश और दुनिया के लोग हरिद्वार की इस धर्म नगरी में आते हैं, तो चिकित्सा की बहुत ज़रूरत पड़ती है। शासन स्तर पर भी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, बड़े अस्पताल भी निर्माण हो रहे हैं, बगल में ही एम्स भी है ऋषिकेश में, लेकिन इतनी आवश्यक। और बल्लभगढ़ में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर करीब 300 लाभार्थियों को मेले में आमंत्रित किया गया था। इसमें कई बैंकों के साथ साथ बताया जा रहा है कि कई कंपनियों ने हिस्सा लिया ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस रोजगार मेले का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान रोजगार मेले के तहत गरीब लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करना और उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश हरियाणा सरकार की आखिरकार ये रंग ला रही है। बल्लभगढ़ के ब्लॉक की तरफ से यहाँ पर इस रोजगार मेले का तीसरा आयोजन किया गया था। बढ़िया वीडियो सर, अच्छा वीडियो सर। क्या नाम तुम्हारा? आकाश। कहाँ से हैं? गाँव प्याला से। आज रोजगार मेले में आप पहुँचे हैं, क्या उम्मीद लेकर के पहुँचे हैं? लोन के लिए आए थे। लोन के लिए आए। किस लिए चाहिए आपको? यही तंदूरी के लिए, मतलब पशुओं के लिए। जी, तो क्या कुछ कैसा रिस्पॉन्स यहाँ से मिल रहा है? अभी पता चलेगी। बातचीत हो रही है किसी से? व्यवहार कैसा है? व्यवहार अच्छा है। उम्मीद है आपको कि आपको लोन मिल सकता है? उम्मीद है। यानी कि ये जो रोजगार मेला लगाया जा रहा है एक अच्छी पहल है गरीब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। क्या नाम बताइए? सुरेश। कहाँ से हैं? सीकरी थे। सीकरी से। आप रोजगार मेले में पहुँचे हैं, बल्लभगढ़ ब्लॉक में लगा है, क्या कुछ उम्मीद लेकर के आई थी यहाँ पर? हाँ। किस लिए आई? लोन की बोली का लोन मिल जाएगा अपन में। लोन के लिए? हाँ। अच्छा, क्या कुछ किसके लिए लेना चाहते हैं लोन? क्या काम करना चाहते हैं? कपड़ा को। कपड़े का व्यापार करना चाहते हैं? हाँ। अच्छा, तो क्या उम्मीद है आपको लोन मिल जाएगा यहाँ से? हाँ, मिल जाएगा लोन तो अच्छी बात है हमको भी। तो कैसा व्यवहार है इनका, जो यहाँ पर जो रोजगार दे रहे हैं या लोन दे रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा है? अच्छे लग रहे हैं, हमें तो बता रहे हैं बेचारे अच्छे हैं, सभी अच्छे बैठे हैं। मैं जैसे आमतौर पर आप किसी बैंक में जाते तो उससे अच्छा व्यवहार यहाँ मिल रहा है? हाँ। अच्छा, तो अब आपको उम्मीद है? उम्मीद तो है जी। तो सरकार किस मुहिम को कैसे मानती है, कितनी अच्छी है ये मुहिम? अच्छी सरकार है जो दे रही है लोन, रोजगार चलाएगी सबके। वीडियो साहब, आज नोडल अधिकारी है, रोजगार मेला लगाया गया, दूसरी तीसरी बार रोजगार मेला है, कितने लाभार्थियों को इसमें लाभ मिला है? देखिए, आज जो ये मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेला का आयोजन बल्लभगढ़ खंड में किया गया है, यहाँ में 41 ग्राम पंचायतों से 300 बेनिफिशियरी बुलाए गए हैं, जिनमें से अब तक 120 लाभार्थी ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स का लाभ ले रहे हैं। हमारा आज ये लक्ष्य है कि हम कम से कम 200 से ज़्यादा बेनिफिशियरीज़ को सरकार की सभी स्कीमों का लाभ पहुँचाए। आज अटेंडेंस बहुत अच्छी है। हमने इनके लिए पिछली बार के एक्सपीरियंस से गेन करते हुए हमने इनके लिए 5 बसेस का प्रबंध किया था, जो अलग अलग रूट से 5 बसें हर एक गाँव से होती हुई लाभार्थियों को यहाँ मौके पर लेके आई है। और फरीदाबाद के मोहना गांव स्थित तो सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में यहां पर कॉन्ट्रैक्टर और साथ ही संबंधित विभाग के जेई और साथ ही एसडीओ की यहां पर मिलीभगत से स्कूल की निर्माणाधीन बिल्डिंग में घटिया मेडिकल का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है।
स्कूल की दीवारों में लाल पीली पीटी के यहाँ पर ईंटों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जहाँ एक और हरियाणा सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने की बात कर रही है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, बावजूद इसके इस तरह का मामला सामने आना खुद एक बड़ा सवाल है। और चलिए बात अब लक्सर की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर जो है कोर्ट के आदेश पर लक्सर कोतवाली में 67 लावारिस वाहन जो है जिनके मुकदमे फाइनल हो चुके हैं, उनकी यहाँ पर विधिवत नीलामी की गई। लक्सर कोतवाल यशपाल बिष्ट ने यहाँ पर बताया कि पिछले दिनों में यहाँ पर पुलिस की तरफ से जो लावारिस और साथ ही मुकदमों में यहाँ पर संबंधित वाहन पकड़कर सीज किए गए थे और कोर्ट में यहाँ पर उनके मुकदमों की प्रक्रिया फाइनल हो जाने के बाद और कोर्ट के आदेश पर ही विधि जो है समाप्त हो रहे हैं, यहाँ पर 67 वाहनों की नीलामी की गई। ये पिछले काफ़ी सालों से थाने में MBET के कुछ वाहन खड़े थे जिनको उनके वाहन स्वामी द्वारा छुआ नहीं किया था और 3 वाहन ऐसे थे जो माल मुकदमा भी थे, तो इनके लिए भी किसी वाहन मालिक ने कोई प्रयास नहीं किया था छुड़ाने का। तो इस संबंध में हमारे द्वारा कोर्ट से अनुमति लेके नीलामी की प्रक्रिया की जा रही है। आज टोटल 67 वाहन हम नीलाम कर रहे हैं उच्च अधिकारी के आदेश पर। चलिए बात रुद्रप्रयाग के करेंगे और आपको बता दें कि यहाँ पर यात्रा ड्यूटी में तैनात पुलिस कांस्टेबल यहाँ पर पीआरडी जवान का हेलमेट से सिर फोड़कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था और घायल अवस्था में पीआरडी जवान को पहले जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग, फिर श्रीनगर और बाद में एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर किया गया। ज्यादा चोट लगने के कारण बीती देर रात पीआरडी जवान ने दम तोड़ दिया और पीआरडी जवान की मौत हो गई। उसके बाद आरोपी पुलिस कर्मी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया और उसके बाद उसे भी जेल भेज दिया। आपको बता दें कि यहाँ पर 8 जून की रात को ही पुलिस कांस्टेबल दीपक चंद्र सिंराय और साथ यहाँ पर पीआरडी जवान शूरवीर लाल टमटा निवासी कांडी बाडो के बीच यहाँ पर किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया। हेलमेट आया और सर पर वार कर दिया, जिससे वो चोटिल हो गया। उसमें तत्काल उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल से उसके बाद हायर सेंटर श्रीनगर रेफर हुआ है कल। फिर उसके बाद वहाँ भी जब उसको सही नहीं हो पाया तो उसके बाद एम्स ले गए, लेकिन कल देर रात जो है उनकी वहाँ पर मृत्यु हुई है। और इसमें उनके परिजनों से रिपोर्ट देके FIR दर्ज कर दिया गया है और जो आरक्षी है उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और चलिए बात रुड़की की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर रुड़की के भगवानपुर थाने में अजीबोगरीब एक मामला देखने को मिला है, जहां पर एक युवक अपना मेडिकल कराने के लिए थाने में मुर्गे का खून लगाकर पहुंचा। पुलिस से मेडिकल की यहाँ पर मजबूरी चिट्ठी मांगने लगा और हालांकि जब पुलिस को उस पर कुछ शक हुआ तो सारा राज खुल गया। आपको बता दें कि यहाँ पर रिहार निवासी शाहपुर थाना भगवानपुर का अपने दोस्त कदीर निवासी शाहपुर थाना भगवानपुर के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद आरोपी रिहान अपने दोस्त कदीर के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराना चाहता था और उसके लिए यहाँ पर डॉक्टर से मेडिकल कराने की जरूरत थी। इसके लिए रिहान ने एक प्लान बनाया जिसमें वो सफल नहीं हो पाया। दरअसल रिहान सिर और साथ ही कपड़ों पर मुर्गे का खून लगाकर भगवानपुर थाने पहुंचा और पुलिस ने मेडिकल के लिए यहाँ पर मजबूरी जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर चिट्ठी मांगी, लेकिन पुलिस ने देखा कि यहाँ पर उसके सिर पर किसी भी तरह की चोट नहीं थी। और बात हरिद्वार की करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर जून का महीना शुरू होते ही किसान यूनियनों के भी यहाँ पर अधिवेशन शुरू हो गए हैं। अलग अलग यहाँ पर यूनियन धर्मनगरी हरिद्वार में अपना अधिवेशन कर रही है, जिसमें उनके प्रदेशों के किसान जुट रही हैं और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय किसान संगठन का भी अधिवेशन धर्मनगरी हरिद्वार में चला
और यहाँ पर हजारों की तादाद में किसान इस अधिवेशन में शामिल हुए। किसानों की समस्याओं पर विचार मंथन किया गया और बताया जा रहा है कि वहीं नव भारतीय किसान संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला ने जिलाधिकारी हरिद्वार के माध्यम से राष्ट्रपति को किसानों की मांग को लेकर ज्ञापन दिया और कहा कि यहाँ पर हमारा संगठन जिला और साथ ही तहसील स्तर पर जो किसानों की समस्याएं आती हैं उनको प्रशासन के सामने पहुंचाने का काम करता है। अधिवेशन तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी संगठनों का होता है, हमारा भी हुआ है और हमारा संगठन देश के किसानों के हित में कार्य कर रहा है कि जो हम लोग ज़मीनों पे कार्य होना चाहिए, तहसील वाइज जिले वाइज हम लोग जिले और तहसील की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। राष्ट्रीय मांगों में तो स्वामीनाथन रिपोर्ट है, बाकी हमें जिलों के तरीके तहसील की और यहाँ आपके हरिद्वार में भी जो ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। और चले बात उमरिया की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगातार वन्य प्राणियों के यहाँ पर वीडियो वायरल होते रहते हैं और वन्य प्राणियों के यहाँ पर अजीबोगरीब हरकतें भी देखने के बाद पर्यटक उत्साहित और साथ ही अचंभित भी हो रहे हैं। अपने कैमरे में उस दृश्य को यहाँ पर कैद कर वायरल कर देते हैं। कभी टाइगर फैमिली तो यहाँ पर, कभी बाघ का डर तो यहाँ पर, कभी बाघों का भी एक साथ पानी में मस्ती करना। लेकिन इस बार यहाँ पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में यहाँ पर गर्मी से परेशान हाथियों के यहाँ पर पानी में मस्ती का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के यहाँ पर खितौली गेट का बताया जा रहा है। खितौली गेट में यहाँ पर गए सफारी में यहाँ पर पर्यटकों ने जो है तालाब में हाथियों के यहाँ पर पानी में मस्ती का एक वीडियो बना लिया था, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और चलिए बात डिंडोरी की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर डिंडोरी जिले के जनपद पंचायत करंजिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत पंडरी पानी के वन ग्राम बर्थना और साथ ही पीपर पानी में यहाँ पर जो है बैगा जनजाति के लोग भी आज भी बिजली, पानी और पक्की सड़क जैसी समस्या से परेशान। जनजाति के यहाँ पर जीवन आपको यहाँ पर बता दें, डिंडोरी जिला बहुल आदिवासी जिला है, लेकिन यहाँ के आदिवासियों को 70 वर्ष पिछले जीवन यापन करने को भी मजबूर। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार इस गांव में पिछले 7 सालों से लाइट के खंभे और साथ ही बिजली सप्लाई के तार भी लगा दिए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, पिछले 7 सालों में अभी तक इस यहाँ पर जो है बिजली की सप्लाई नहीं हो पाई, जिससे इन बैगा आदिवासियों के यहाँ पर जीवन में उजाला आ पाए। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार अंधेरे में अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर पीने के पानी की भी एक बड़ी समस्या है। पक्की सड़कों का भी यहाँ पर एक बड़ा सवाल है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज भी बैगा जनजाति के लोग इन मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर क्यों है? जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाता? ऐसे में ये एक खुद बड़ा सवाल है। काइन समस्या है यहाँ? या पीपर पानी पर थे वह बरतना पर थे। हाँ, क्या समस्या है यहाँ का? क्या समस्या है? हम लोग कुछ नहीं मिला भाई। सरकार दहूँ इथले देते तर हम पानी के हमार तकलीफ है, रोडों के तकलीफ है। हम लाइट भी नहीं जलाए, खम्मा गाड़े है कि लाइट आते कहते हम एक दिन लाइट नहीं आए। हम ऐसे डंडी बार बार के हम खाना बनाते और सब समस्या है। यहाँ लाइट नहीं जलाए, ना पानी नहीं मिलाए, ना पे रोड नहीं मिले, कुछ नहीं मिले। जंगल भीतर के रहने वाले। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि खम्भे लगे हैं, तार लगे हैं। और बारी आए ही बारी में। कितने दिन पहले यहाँ खम्भे और तार लगे थे? 7 साल हो गए से 8 साल पूर्व थे यहाँ से। और लाइट चालू होता है नहीं होता? नहीं हो से। कितने दिन से नहीं हुआ? 8 साल में मैं 4 दिन देखे हूँ लाइट। बस गाड़ी। इसके बाद पानी नहीं मिले ना है, हम लोग ना लाइट नहीं जलना है, रोड नहीं मिले ना हमला रोड नहीं मिले। आपके यहाँ देख रहे हैं कि खम्भा भी लगी है, खम्भा लगे है, तार भी लगा है, तार लगे है। अब आप कह रहे हैं कि लाइट नहीं है। नहीं आएंगे।
तो आपके यहाँ तो सब लगे हुए हैं। हाँ सब जात लगे है। तो चालू होता है नहीं होता? नहीं हो चालू नहीं हो। कितने दिन पहले लगा था ये? कितने दिन पहले लगा था ये खंभा? 5 साल के आस पास होते आते हैं। अब 5 साल से बंद ही पड़ा है। हाँ, चालू नहीं हुआ? नहीं हुआ नहीं छुए। और मध्य प्रदेश के विदिशा की चलिए बात करेंगे। आप बता दें कि यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अपनी बहनों के लिए यहाँ पर तत्पर रहते हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक परिवार ने आरोप लगाया कि उनके ऊपर जो आरोप लगाकर एक तरफा सुनवाई करके कार्रवाई की गई है और जो फैसला सुना दिया गया जिसमें यहाँ पर बेगुनाह को गुनहगार बताया गया। विदिशा जिले के यहाँ पर तहसील गंज बासोदा क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर में सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास में कार्य करने वाली वार्डन पर सहायक वार्डन यहाँ पर झूठे और साथ ही गंभीर आरोप लगाकर वार्डन साधना दास को बर्खास्त कर दिया गया है। सहायक वार्डन ने यहाँ पर आरोप लगाया कि यहाँ पर बच्चों को खाना नहीं दिया जाता था और उन्हें डराया धमकाया जा रहा था। इसकी झूठी शिकायत उन्होंने यहाँ पर जिला पंचायत विदिशा में की और जब वहां पर दोनों को बुलाया गया लेकिन पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन ने एक तरफा सुनवाई करते हुए वार्डन साधना दास को उनके पर जो है तुरंत जो है निलंबित कर दिया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जब हमारी टीम ने बच्चों से बातचीत की तो उन्होंने कहा और पूछा गया कि आपकी मैडम का बर्ताव कैसा था, तो उन्होंने कहा कि जो है खाना नहीं देती थी या मारती थी आपको। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और क्या कुछ कहा आइए आपको सुनवाते हैं। आप पे कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, वहाँ पे जो आपकी सहायक वार्डन है और भी लोगों द्वारा, उनमें कितनी पूर्णता सत्यता है? जी, जो आरोप मुझ पे लगाए गए हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं और मेरे को जो आरोप पत्र दिया गया था उसमें मैंने सारे आरोपों की पुष्टि की है, साक्ष्य दिए हैं और वो मेरे अधिकारियों के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस बारे में क्या निर्णय लेते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? आपकी मैडम आपको खाना वगैरह, नाश्ता, चाय, दूध कुछ नहीं देती थी क्या? देती थी। कैसा रहता था खाना? अच्छा बनता था, सब कुछ अच्छा बनता था। अच्छा, और सुबह नाश्ता बनता था? क्या दिया जाता था? पोहा, उपमा, ये सब। और दूध वगैरह मिलता था। कैसा दूध देती थी? हल्दी वाला। हल्दी वाला। अच्छा, और जैसे आप लोग तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती थी तो आपकी मतलब केयर कौन करता था? दीदी। डॉक्टर वगैरह पास ले जाती थी? नहीं कि वे तो कहती हैं सब अच्छा खाना मिलता है, घर से अच्छा मिलता है, घर से अच्छा बिहार है दीदी का। हमें मम्मी घाई तुम नहीं इतनी चाहत जितनी दीदी चाहती हमें। हमसे लड़ के चली जाती थी, रोती हमको तिरानी आज नहीं जाना तो कल रो के चली जाती थी। हमें तो दीदी की याद आ रही, हमें दीदी के पास ही जाना। तो जो उन पे आरोप लगाए गए हैं उन मैडम पे, उस विषय में आपका कहना क्या है? हमारी तो जा है कि दीदी ये तहरी बनी रहे, उसके उनकी कोई गलती न जाने, बेहार खराब आ उनके ने हमारे बच्चों के साथ उन्हें कोई बेहार कि कोई गलती करी होती, कोई उनमें तकलीफ दुखदाई होती तो हमारी बच्ची खुद कहती कि हाँ दीदी हम तकलीफ दाए हैं, डांट फटकार करा के खाना नहीं मिल रहा, कुछ भी बात हमारी बच्ची को कभी नहीं की और उनके बेहार सही है। नाम क्या है बेटा? रानी। रानी कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? 8वीं। आपके हॉस्टल में जहाँ रहती थी तो हॉस्टल का नाम क्या है? बालिका छात्रावास रसूलपुर। आपकी मैडम पर कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि आपको खाना नहीं दिया जाता था, आपको डांटते थे, आपको मारती थी, आपको डरा कर धमका कर रखती थी, ये कहाँ तक सत्य है? ये तो झूठ है। हमारी मैम तो अच्छी थी, खाना भी अच्छे से देती थी, बनता भी अच्छा था और वो तो कभी कभी स्पेशल भी खाना भी बनाती थी संडे के दिन। और जिन पे मतलब आरोप में ये कहा गया है कि कोई बाहरी आदमी हॉस्टल आते थे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कोई पुरुष आदमी तो कोई नहीं आता था, अकेले एक अंकल जी आते थे। वो भी जब कभी दीदी की स्कूटी ख़राब हो जाती थी तो वो गेट के बाहर छोड़कर चली जाती थी दीदी को। जी आपका नाम क्या है? रघुराज। जी आपकी जो गुड़िया है कौन से हॉस्टल में पढ़ती है? कन्याशाला छात्रावास। कहाँ पे है ये? रसूलपुर। अच्छा, और जब आपकी बच्ची छुट्टियों में घर आती थी तो मैडम के प्रति कैसी शिकायतें या कुछ करती थी? हमें कोई आरोप नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं, तो कोई आरोप नहीं मिला। हमें तो अर्जी और मिली कि जो मैडम है
तो हमें अच्छे से खाना देती हैं, अच्छे से जो जो कुछ अपन बनता है वो सब प्रकार से मिलता है। कभी बच्चों ने मैडम की जो सहायक वो साधना दास मैडम थी, हाँ। उनके खिलाफ कभी शिकायत की? नहीं, कभी नहीं। तो सर इसमें कोई पॉलिटिशियन कोई दबाव था क्या? कोई दबाव नहीं है। तो सर ये पूछूँगा आपसे मैं अंतिम लास्ट क्वेश्चन। सर जो वहाँ पे जो छात्रावास है, वहाँ के जो पेरेंट्स हैं और भी बच्चे हैं वहाँ पे, उन्होंने कोई ऐसी शिकायत की क्या आपसे? उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो किसके द्वारा शिकायत कर्ता के द्वारा बताएगा? तो वहाँ के स्टाफ के द्वारा, हमारे बीडीसी द्वारा, डीपीसी जेंडर द्वारा। और चलिए बात लक्सर की करेंगे। आपको बता दें क्या प्रदेश में राशन की धांधली रोकने के लिए यहाँ पर सरकार ने जो है पात्र को हाँ और अपात्र को ना का नारा देकर अपात्र व्यक्तियों को यहाँ पर एक समय अवधि के भीतर ही राशन कार्ड जमा करने के निर्देश विभाग ने दिए हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों की तरफ से यहाँ पर राशन कार्ड जो है संबंधित राशन डीलर या फिर खाद्य आपूर्ति कार्यालय पर जमा करवा दिए गए, तो उन जमा किए गए राशन कार्ड के जो है धारकों के भी जो है उनका अनाज भी जो है वो उठा लिया जा रहा है। इसी विषय पर जो है लगातार जांच पड़ताल करने को लेकर भी मांग उठने लगी है। देखिए इस पर खास रिपोर्ट। लक्सर क्षेत्र में 56,000 राशन कार्ड धारक हैं, जिनमें से 1600 राशन कार्ड धारकों ने अपने कार्ड जमा करवा दिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन राशन कार्डों को संबंधित डीलर या पूर्ति कार्यालय पर जमा कराया गया, उनके नाम का आया राशन भी लक्सर क्षेत्र के सभी राशन डीलरों की तरफ से उठाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में कार्ड धारक संबंधित राशन डीलरों और पूर्ति निरीक्षक पर राशन हड़प करने का आरोप भी लगने लगा है। कहीं राशन हड़प करने का आरोप है तो कहीं राशन न मिलने की शिकायत की जा रही है, तो कहीं राशन डीलर की शिकायत को वापस लेने की धमकी देकर शिकायतकर्ता को आपूर्ति निरीक्षक की तरफ से धमकी दी जा रही है। झूठे मुकदमे में फंसाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा एक बार नहीं, क्षेत्र के अलग अलग गांवों के राशन कार्ड धारक आरोप लगा रहे हैं, जिसका ताजा मामला लक्सर क्षेत्र के इस्माइलपुर, महाराजपुर, मिर्जा सादात के ग्रामीणों ने एसडीएम से पिछले महीने ही राशन डीलर के यहां पर शिकायत की थी कि गांव में राशन का वितरण नहीं किया जा रहा है। एसडीएम ने तो कहा था उनको मैडम की मोहर लगवा ले या साइन करवा ले, तो फिर मैडम ने कह रही है तो राशन कार्ड सारा बंद हो गया। मैंने कहा जी मैं कहा गरीब आदमी कैसा होगा, बोले जी भी 1 साल मिल रहा है, उनको इस बारे में कोई पता नहीं है। उन्होंने कहा मुझे नहीं बताया क्या शिकायत पिछले महीने में यहाँ 26 तारीख में आया था, तो मैडम साहब जो मिला उसने कहा था कि भाई 28वां मानकर राशन, उसने कहा जी मैं 23वां बांटूँगा, तो उसने ना 23वां बांटा ना 28वां बांटा, फिर 6 तारीख होगी। तो मैं एडीएम साहब के पास आया था, ठीक है, और उन्होंने आश्वासन दिया मुझे राशन में मिलेगा, सब कुछ होगा, सही होगा। हो गया 28 तारीख में एडीएम साहब बोल गए थे, इन्होंने जो कहा था कहने का कोटा बढ़ता था, डीलर ने कहा कहने का 28वां बांटूँगा, 28वां बांटा, फिर कह दिया 26 में, फिर कह दिया उनको 30वां बांटूँगा, वो 30वां नहीं बटिया, दूसरा भी कोटा आ गया, तो फिर तो खुला चोरी हो गया और हो जाएगा। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन एडीएम साहब को हम नगर को आई थी, एडीएम साहब ने कहा चढ़ कर जाओगे। मेरे द्वारा सीएम को पर एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें मुझे खाद्य आपूर्ति अधिकारी बंदीला द्वारा धमकाया गया, फोन किया गया, फोन पर मुझे मेरे साथ बच्चा की बातें की गई, और फिर उसके बाद मेरे पास मेरे घर पर राशन डीलर को भेजा गया। राशन डीलर ने भी मुझे कई आदमियों इकट्ठा किया और कहा कि आपका राशन बंद करा दिया जाएगा और आपके खिलाफ एक तहरीर देकर आपके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिसमें मुझे SC जो हमारे यहाँ राशन डीलर है वो SC का है, मुझे उससे भी खतरा है कि वो कभी वो मेरे खिलाफ SC एक्ट का मुकदमा कोई दर्ज कराना चाहता है, और मैडम से मुझे पूर्ण रूप से खतरा है कि वो भी मेरे खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा दर्ज कराएगी। इसलिए मैंने एफिडेविट के साथ में, एक शपथ पत्र के साथ में मैं एसडीएम साहब को आज ज्ञापन दिया, और मैं चाहता हूँ कि उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए और मेरा जो शिकायत है उसकी पूर्ण रूप से सही करके जांच की जाए। अगर मिल गया था राशन क्या नहीं मिला और पिछली फेरी नहीं मिला। क्या कह दिया राशन डीलर ने? कह दिया ना क्या बाबा इसको मिलने का नहीं, जब ऊपर सही नहीं आ रहा अब तो कैसे देगा, जितना होगा इतना ही मिलेगा। कौन है राशन डीलर? तो मेरे नाम तो नहीं, उनका पता कौन है, दुर्गापुर के। शिकायतों का सिलसिला यही नहीं थमता। पूर्ति निरीक्षक पर मिर्जापुर सादात के राशन डीलर से मिलकर
SC/ST के मुकदमे में फंसाने के लिए शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत वापस लेने की धमकी भी दी जा रही है, जिसकी शिकायत योगेंद्र कुमार ने उप जिलाधिकारी लक्सर से शपथ पत्र देकर पूर्ति निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। आखिर राशन डीलर की अपनी शिकायत मिलने पर आपूर्ति निरीक्षक ने ऐसे राशन डीलरों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? ग्रामीणों ने आपूर्ति निरीक्षक कार्यालय के चक्कर काटने के बाद अब लक्सर के एसडीएम गोपाल राम से क्षेत्र के राशन डीलर की शिकायत की है। इसमें 2 शिकायतें उनके खिलाफ मुझे प्राप्त हुई इस तहसील दिवस में, और जिला पूर्ति अधिकारी को और जिला अधिकारी महोदय के संबंध में अवगत कराया जाएगा और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो उस लेवल में की जाएगी। शिकायत यही नहीं थमी जब तहसील के एक सीनियर अधिवक्ता पंकज एडवोकेट ने राशन डीलर के साथ साथ आपूर्ति निरीक्षक बबीता पर क्षेत्र की जनता से दूर व्यवहार करने और साथ ही लंबे समय से लिपिक के पद पर रहने के बाद से प्रोमोटेड आपूर्ति निरीक्षक के पद पर करने और साथ ही आपूर्ति निरीक्षक के पद से हटाकर जांच की मांग की प्रदेश के मुख्यमंत्री से शिकायत कर दी है। देखिए, लक्सर खाद्य आपूर्ति कार्यालय में एक श्रीमती बबीता पूर्ति निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। पिछले कुछ समय पहले ही उनको प्रमोटेड करके इस पद पर नियुक्त किया गया है। पूर्व में वो पिछले 6 से 7 वर्षों तक लगातार एक लिपिक के पद पर कार्य करती आ रही थी। ये प्रश्न उठता है विभाग की कार्यशैली और अधिकारियों के कार्य स्तर पर कि वो कैसे एक लिपिक को उसी कार्यालय में प्रमोटेड करके पूर्ति निरीक्षक बना देते हैं। ये उनकी प्रश्न चिन्ह लाजमी उठता है। दूसरा, मेरी शिकायत है कि जब जब पीड़ित व्यक्ति राशन डीलर के विरुद्ध अपनी शिकायत लेकर जाता है तो पूर्ति निरीक्षक के द्वारा उनको वहां से डांट फटकार कर भगा दिया जाता है और धमकी दी जाती है कि यदि यहाँ उनके खिलाफ कोई शिकायत करी तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहाँ पिछले महीने 31 मई तक जमा हुए हैं, सभी जमा किए लोगों ने, और जबकि हमारा जो आवंटन जनरेट होता है अगले महीने का वो महीने की 20 तारीख तक हो जाता है, 21 तारीख को ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो इस माह जो है जो पिछले महीने कार्ड समर्पित हुए हैं उनका राशन जनरेट हुआ है, और इस महीने 21 तारीख को उसको जो राशन उनके पास बचा हुआ है वो उसमें से घटा दिया जाएगा ताकि उसको जुलाई में उतना राशन कम मिलेगा। सर, जो कार्ड हैं जो जमा हुए हैं, अभी तक कितने कार्ड लोगों तक पहुंच गए हैं? जहाँ तक राशन कार्ड वितरण की बात है, हमारे यहाँ करीब 4,35,000 राशन कार्ड ऑनलाइन हैं, और जिसमें से करीब हमारे 9,000 कार्ड अभी तक समर्पित हो चुके हैं। समर्पण की जून जो है 30 जून तक इसकी लास्ट डेट है, लोग समर्पित कर रहे हैं जो अपात्र लोग हैं। तो बाकी जो शेष राशन कार्ड रह जाते हैं उनको हमने करीब 2.25 लाख कार्ड अभी तक हमने जो है छपवा चुके हैं। बाकी का PDF बना के हमें संबंधित फर्म को भेजना है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जहां सरकार घोटालेबाजी को रोकने के लिए नई तकनीक अपना रही है, वहीं लक्सर क्षेत्र में जमा किए गए 1600 राशन कार्ड का राशन आखिर राशन डीलर तरफ से क्यों उठाया जा रहा है? क्षेत्र की जनता राशन के लिए दर दर क्यों भटक रही है? क्या मुख्यमंत्री को जो शिकायत की गई उस पर कार्रवाई हो पाएगी या नहीं, या फिर ये भी मामला ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? लक्सर से राम गोपाल सैनी की रिपोर्ट।